हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड लूप। अच्छा, अब ये देखने से पहले, ये टॉपिक करने से, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम योर जेडब्ल्यू नीट एंड योर फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने अभी ये टॉपिक करने से पहले मैं आप लोगों को एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट नोट टाइप एक देना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो जरा फॉलो करना। ठीक है, दैट इज एक बात देखो, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डेफिनेटली कोई डायरेक्शन होना चाहिए, इजंट इट? तो सबसे पहला जो मैं एक नोट बताने वाला हूं वो ये हो गया कि सपोज आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए सपोज तुमको इस पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इस चार्ज ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। एंड लेट अस कंसीडर कि ये जो चार्ज है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट P से वो r डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, जब भी आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को पूछा जाएगा फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा याद रखना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग एक टेस्ट चार्ज +1 बिठा सकते हो। ये कोई +1 कूलम नहीं है, जस्ट एक आपने +1 बिठा दिया, एक चार्ज आपने बिठा दिया। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपको किसी भी चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई भी वर्ड यूज कर दे, निकालना है तो योर फर्स्ट थिंग शुड बी कि जिस पॉइंट पे पूछा गया है वहां पे आप लोग एक यूनिट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज बिठा दो। ठीक है, अब एक बात देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। तो यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर। तो हम लोग इस वाले चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज, विल कॉल इट एज सोर्स चार्ज एंड देन दिस चार्ज विल बी कॉल्ड योर टेस्ट चार्ज, इजंट इट? तो अभी एक बात आपको याद रखना है, अगर सोर्स चार्ज का नेचर पॉजिटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। या ये बात याद रहेगा, मैंने क्या बताया कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है और अगर आपको सपोज एक सोर्स चार्ज, इस चार्ज के लिए आपको इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल काम करना, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दे रहे हैं उस पॉइंट पर आप लोग एक +1 एक टेस्ट चार्ज बिठा दो। और एक सिंपल सा लॉजिक याद रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो देयरफॉर अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में अगर आप लोग देखते हो उसमें क्या होगा कि सपोज आपके पास एक दूसरा चार्ज एक है सोर्स चार्ज व्हिच इज लेट्स से दैट इज योर नेगेटिव इन नेचर। मतलब अभी जो हमारा सोर्स चार्ज है दैट इज योर नेगेटिव इन नेचर, और आपको अभी इस चार्ज के लिए सपोज करना क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। काम वही करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जिस भी पॉइंट पे निकालना होगा वहां पे आप लोग क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज बिठा देना +1। अभी जाहिर सा बात है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करना है ना। अगर अट्रैक्ट अगर करता है तो उससे क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ये हो गया दो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी काम में आएगा। पर्टिकुलरली मेरे को फर्स्ट पॉइंट चाहिए होगा कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ठीक है, आप लोग ये चीज उठा ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। और ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसमें कैलकुलस भी चाहिए और थोड़ा बहुत वेक्टर्स वगैरह भी चाहिए होगा। आई होप आप लोग कैलकुलस एंड वेक्टर्स आप लोग जानते होंगे। Okay, so then now moving on to the main topic that of the class, that is we have to find electric field intensity due to a circular charge loop। ठीक है, देख लीजिए अब कैसे करना है। तो कहानी सिंपल है, फंडा सिंपल है। तेरे पास एक सर्कुलर लूप एक है, ठीक है ना, सर्कुलर लूप एक हो गया। सर्कुलर लूप ये चार्ज लूप है, तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सर हमेशा क्या पॉजिटिव चार्ज लेके ही काम होगा। क्या तेरे को निकालना है ब्रो, तू नेगेटिव चार्ज लेके भी काम कर सकता है, समझ में आ रहा है ना।
तुम लोग नेगेटिव चार्ज लेके भी काम कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली चार्ज लूप का बात चल रहा है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नहीं है। आपके पास एक चार्ज लूप है, ये उसका सेंटर हो गया, आपको सेंटर से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकालना होगा, आपको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, तो उसके चलते जरा देख लो, ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने रेड पेन से बनाया, लेट अस से दैट दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, ठीक है, स्मॉल a, पॉइंट O व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर, वहां से P तक का डिस्टेंस को मैंने लेट सपोज मैंने R पकड़ लिया, ठीक है। तो मेरे को ये पूछा गया कि मेरे को इस एंटायर लूप के लिए P पे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फॉलो करना है इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहले तो बात, इस लूप के पास कुछ चार्ज होगा, लेट अस कॉल दैट चार्ज एज Q, ठीक है। इसके पास कुछ चार्ज होगा, लेट अस कॉल दैट चार्ज एज Q। अब एक बात सुना, ये लूप का साइज तुम लोगों को तो नहीं पता, ये लूप मैं एक सिंपल से एग्जांपल दिखा रहा है, वो एक छोटा सा हो गया कि इस लूप, मान लो कि कुछ इस तरह से है, ये आपके पास एक लूप है, ठीक है ना, ये आपके पास एक लूप है। अब इस लूप के लिए आप लोगों को पूछा गया कि आपको काइंड ऑफ यहाँ पे पॉइंट एक है, इस पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट एक है, आपको यहाँ पे निकालना होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा, क्योंकि ये एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल है ना, तो मुझे एक्चुअली ऐसा ही ड्रॉ करना पड़े 2D बोर्ड पे, पर एक्चुअली सीजन कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास हो गया एक सर्कुलर लूप और आपको यहां पे निकालना होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एक बात देखो, इस सर्कुलर चार्ज लूप का तो आपको साइज नहीं पता एग्जैक्टली क्या उसका साइज कैसा है, मतलब बात कुछ इस तरह से है, ये सर्कुलर लूप कुछ इतना भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे और भी बड़ा हो सकता है, या तो बहुत ही छोटा भी एक लूप ले सकते हो ना, मतलब वी आर नॉट, सो वी डू नॉट नो व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द लूप। अब एक छोटा सा लॉजिक जरा देखो, एक बात देखा होगा फिजिक्स में कि अगर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ना, ठीक है, हम लोग हमेशा dx, dv, dl, dm ऐसा ले लेते हैं ना, पर ऐसा लेना क्यों होता है, एक बात बता, इसका तो साइज आपको नहीं पता है ना, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एलिमेंटरी चार्ज लेंगे dq। अब वो लेना क्यों है, छोटा सा एग्जांपल, अगर मैंने सपोज 2 स्केल्स ले लिया, एक स्केल हो गया 15 सेंटीमीटर का, दूसरा स्केल हो गया 30 सेंटीमीटर का, एक बात बता, अब दोनों ही स्केल्स के लिए जो 1 सेंटीमीटर का जो फिक्स्ड लेंथ है, वो जो लेंथ है वो फिक्स्ड होगा। अब तू एक 45 सेंटीमीटर का स्केल ले ले, तू चाहे 50 सेंटीमीटर का स्केल ले ले, पर वो जो एलिमेंटरी है 1 सेंटीमीटर वो तो फिक्स्ड रहेगा ना। सो दैट इज द टेक्निक कि आप लोग साइज चाहे कैसा भी ले लो, पर उसका एलिमेंटरी पार्ट तो सेम ही होना है। तो मैंने यहां पे क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंटरी पार्ट ले लिया, dq ले लिया। अब मेरा काम ये होगा कि मैं इस dq चार्ज के लिए पॉइंट P पे निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब जरा देखना, तो मेरा काम सुनो, पहले मेरे को लूप दिया गया, अब लूप का साइज मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि लूप कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंटरी पार्ट निकाल लिया। तो मेरा ड्यूटी ये होगा कि आई शैल फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंटरी चार्ज dq। उसके बाद अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे dqs बहुत सारे dqs को मिलाकर ही तो ये सर्कुलर लूप बनता है ना। तो अगर आपने एक के लिए निकाल दिया और बॉडी है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए भी परफॉर्म इंटीग्रेशन, तो अगर इंटीग्रेट अगर कर दिया तो मुझे पूरा बॉडी का मिल जाएगा। फंडा ये होता है हम लोगों का, ठीक है। चल इधर देख ले, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए P पे निकालना होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इस पॉइंट को मैंने जोड़ दिया कुछ इस तरह से, मैंने इसको कुछ ऐसा कुछ एक जोड़ दिया, ठीक है, फॉलो कर ले इधर में अच्छे से। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात को फॉलो कर, इधर देख, अभी अभी मैंने आप लोगों को चीज पढ़ाया कि अगर सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, राइट। अब एक बात बता, पूरे बॉडी का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो एलिमेंटरी पार्ट का नेचर भी पॉजिटिव ही होना है कि नहीं। तो अच्छा, एक से और एक लॉजिक, अगर बड़ा चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कैपिटल E, पूरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है, तो ऑटोमेटिकली एलिमेंटरी चार्ज dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना होता है, dE ही लेना होता है ना। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं dq के लिए dE कितना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे ओवरऑल लूप के लिए, तो तुमको q के लिए E मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब फॉलो जरा करना इधर में। तो व्हाट वी शैल डू इज, मुझे इस dq के लिए P पे निकालना है। सो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड दैट इज योर dE। ये हो गया dE का डायरेक्शन, बात समझ में आ रहा है। ओके,
अब एक बात जरा देखो, अब जरा सुनो एक बात, लॉजिक एक ये है, एक बात बताओ यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है उसने कुछ एक एंगल बनाया है ना थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और विद द एक्स एक्सिस। आपको पता चल रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपके पास एक dq चार्ज है, उस dq चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया dE व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। एम आई क्लियर? ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज के लिए एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब एक बात एक है, जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक एक है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन ने ऑटोमेटिकली इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, है ना? लेट अस कंसीडर दैट एंगल टू बी थीटा। ओके फाइन। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपने इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड इस तरफ किया और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आपने किया, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट हो क्या रहा है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? तो अभी अगर आप अभी देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोगों को एक बेसिक चीज पता होगा वेक्टर्स का कि अगर ये वेक्टर है a और अगर उसने एंगल बनाया थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, दिस लाइन के साथ, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाएगा वहां आता है उसका कॉस कंपोनेंट और उसके ऑपोजिट में आता है उसका साइन कंपोनेंट, इजंट इट? तो यहां पे वही होने वाला है। यहां पे हो क्या रहा है कि डी ने इस लाइन के साथ थीटा बनाया, तो देयर यू विल गेट डीई cos थीटा which can also be called as the x component of the electric field, और यहां पे आपको मिलेगा डीई sin थीटा which can also be called as the y component of the electric field, ठीक है? अच्छा, अब एक बात, अब जरा सुन ले, अभी अगर अच्छा लेट्स सपोज से कि मैंने इस वाले पॉइंट को a नाम दे दिया, दिस इज p एंड दिस इज o। अगर आपको AP निकालना है, दैट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा आपको, स्मॉल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपको यही मिलना है कि नहीं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी अगर आप लोगों को, अभी जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ना, तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है यूजुअली? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पर अभी आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज के लिए निकाल रहे हो, तो फॉर्मेट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा, ये फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। चार्ज हमारा क्या है? dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है dq से पॉइंट p तक का ap, तो यहाँ पे ap का स्क्वायर चला आएगा और ap आपके पास कितना है? रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो d आपके पास कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपको de मिला। दिस इज योर de, नॉट योर cos थीटा और sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है? अब एक बात सुन ले, अब मेरे बात को सुन ले। अब अगर आप लोग देखते हो कि यार d का तो दो कंपोनेंट आ रहा है, cos थीटा एंड sin थीटा, तो क्या हम लोगों को दोनों लेना पड़ता है क्या हमें किसी एक को लेने से काम चल जाएगा? अब उस लॉजिक पे जरा आप देखो, तो बात कुछ इस तरह से है कि जहां जैसे आपने यहां पे dq लिया, ठीक है ना, अगर आप लोग इसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पॉइंट पे एक dq लेते हो, अगर आप लोग इसके एग्जैक्टली सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे अगर आप लोग dq एक लेते हो, कंसीडर करते हो, तो उस समय जो आपका डायग्राम होगा वो दिखने में कुछ ऐसा बनने वाला होगा, है ना? और फिर से उस dq के लिए आपको इस तरफ de मिलेगा, है ना? और फिर इस de के लिए अगर आपने रिजॉल्व किया, उस समय यहां पे भी आपको थीटा मिलने वाला है, और अगर आपको यहां पे थीटा मिलेगा तो फिर आपको यहां पे भी थीटा मिलेगा, है ना? फिर अगर आपने उस de को रिजॉल्व किया तो आपको दोबारा से इस तरफ एक और de cos थीटा और इस तरफ आपको मिलने वाला है de sin थीटा। तो हो क्या रहा है? de sin theta, they are cancelling out each other because they have the same magnitude but they are in the opposite direction, so automatically the de, so therefore the sin component of the electric field gets cancelled out whereas only the cosine component remains। और ऐसा सिर्फ तो दो ही पॉइंट्स के लिए नहीं होने वाला, ये तो एंटायर लूप के लिए होगा ना। फॉर द एंटायर लूप अगर आप लोग कहीं पे भी dq लेते हो तो आपको हमेशा de cos एंड de sin मिलेगा, और एग्जैक्टली उस dq के सिमेट्रिकली ऑपोजिट में अगर आप लोगों ने एक और d लिया तो उसका भी आपको sin एंड cos मिलेगा। ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज द sin component needlessly, I mean it gets cancelled out at every single point of time, ठीक है ना? and therefore you have only the cosine component of the electric field, okay? ठीक है? अच्छा, तो एज तो उसके बाद अगर हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, so therefore we can say that the sine component gets cancelled out
gets cancelled out and only cosine component remains. So therefore the total electric field जो आपको मिलेगा that is integral over a circular loop, ये जो साइन आप लोग देख रहे हो ना, that is called integration over a closed loop, इसीलिए ये साइन दिया गया। पर रियलिटी में इसका जो असली मीनिंग होता है, अगर आप लोग बीएससी वगैरह में अगर आप लोग फिजिक्स को लेकर स्टडी करते हो इन नियर फ्यूचर या तो मैथमेटिक्स, देन यू वुड नो दैट दिस साइन इज एक्चुअली कॉल्ड योर लाइन इंटीग्रल, है ना। पर हम लोग उसमें नहीं आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। इस टॉपिक के लिए दिस पर्टिकुलर सिंबल वुड मीन कि वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप, है ना। तो देख लो यार, साइन कंपोनेंट सारा कैंसिल गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे लूप के लिए कोसाइन कंपोनेंट मिल रहा है। सो देन दिस वुड गिव यू डीई cos थीटा, राइट। अच्छा, अब एक बात देख ले, तो दिस इज इंटीग्रल। नाउ व्हाट इज योर डीई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज योर cos थीटा। अभी देख cos थीटा क्या होगा। तेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर तूने इस ट्रायंगल से अगर तुम लोग अगर cos थीटा लेते हो, ट्रायंगल जैसे कि नाम क्या हो गया, ट्रायंगल APO, तो अगर आपने यहां से cos थीटा लिया, दैट इज व्हाट बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज व्हाट OP, and what is your hypotenuse, that is AP, so that is you have r divided by square root of r square plus a square। अब वैल्यू बिठा दे यहां पे, तो तेरे को क्या मिल रहा है, तो you are getting r divided by root over of r square plus a square। रूट मतलब तो आप लोग इसको पावर हाफ लिख सकते हो, है ना, you can write it as power half। तो अभी अगर आप लोग इसको देखते हो, so therefore the electric field at the point P that we are supposed to find, that is integral 1 upon 4 pi epsilon naught dq into r divided by r square plus a square whole to the power 3/2। ठीक है ना। अब देखने ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो यार, आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, कैसे पता चला, dq लिखा है। इंटीग्रेशन whatever function you may write, however long it may be, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, doesn't matter, with respect to what are you integrating वो मैटर करेगा, है ना। हम लोग यहाँ पे with respect to q इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मतलब q को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली रेडियस वगैरह वो तो फंक्शन ऑफ चार्ज नहीं होता है ना। तो मतलब q को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो सबको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दोगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r divided by r square plus a square whole to the power 3/2 integral of dq। अभी इंटीग्रल ऑफ dq मतलब जैसा कि आपको बताया था, बहुत सारे dq's को अगर एक साथ कंबाइन करोगे, you would get the charge for the entire loop, and so therefore the electric field turns out to be 1/4 pi epsilon naught q into r divided by r square plus a square whole to the power 3/2। This is what we were supposed to find। मैं इसका एक और टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों को निकालना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट में मैक्सिमम होता है, उसके बाद ग्राफ्स वगैरह है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।